मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 1। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक पीला सा दिखने वाला विक्रम आहूजा अपनी बाहों में जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक किताब पढ़ रहा था। लगभग हर जेनेटिक्स बायोलॉजी की किताब की शुरुआत में ये प्रसिद्ध उद्धरण लिखा होता था। ये प्रोफेसर रामानुजन का लेख था, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान और जेनेटिक्स बायोलॉजी के संस्थापक थे। ये उनकी प्रसिद्ध जेनेटिक मार्शल थ्योरी थी। प्रोफेसर रामानुजन की जेनेटिक मार्शल थ्योरी के अनुसार मानव शरीर एक अनंत खजाना है जिसमें अनंत शक्ति छिपी हुई है। हालांकि किसी कारण से ये शक्तियां सीमित हैं। मानव जीन में अदृश्य ताले होते हैं जो जीन में मौजूद सारी शक्ति को बंद कर देते हैं। केवल जेनेटिक लॉक को तोड़कर ही मनुष्य अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। जीन्स को बदला जा सकता है। मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट जेनेटिक लॉक को तोड़कर अपने जीन को पुनर्गठित कर सकते हैं और अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब मजबूत बेसिक जीन की पूर्वधारणा पर आधारित है? विक्रम ने भौहें चढ़ाई। वो तेजी से पन्ने पलटने लगा, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। हालांकि जेनेटिक्स पर कई किताबें पलटने के बाद वो निराश होकर किताब बंद कर देता है। वो सिर हिलाता है और धीरे से बुदबुदाता है, जैसा कि उम्मीद थी, अभी भी कोई समाधान नहीं है। जेनेटिक मार्शल थ्योरी मजबूत बेसिक जीन पर जोर देती है। केवल तभी कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करके जेनेटिक लॉक को तोड़ सकता है और अपने जीन को पुनर्गठित कर सकता है। क्या वाकई कम समय में जेनेटिक लॉक को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? खांसी। विक्रम जोर से खांसने लगा। अगर कोई उसकी बातें सुनता तो निश्चित रूप से सोचता कि विक्रम बहुत हड़बड़ा रहा है। जेनेटिक लॉक को तोड़ने वाले विशेषज्ञ बेहद दुर्लभ होते हैं। हर वो विशेषज्ञ जो जेनेटिक लॉक को तोड़ता है, समाज में उच्च सम्मान रखता है। वे मानव समाज के मुख्य आधार होते हैं। पूरे जीवन भर में जेनेटिक लॉक को तोड़ पाना ही एक बड़ी उपलब्धि है, फिर कम समय में इसे तोड़ने की बात तो दूर की है। हालांकि विक्रम की बेचैनी इसके कारण नहीं थी। इसके पीछे एक वजह थी। विक्रम को बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी, जिसे एटिपिकल ऑर्गन फेल्योर असामान्य अंग विफलता कहा जाता था। ये कोई साधारण अंग विफलता नहीं थी। इसे एक अत्यंत दुर्लभ और विचित्र बीमारी माना जा सकता है। ये अजीब बीमारी तुरंत प्रकट नहीं होती थी, बल्कि समय के साथ बढ़ती जाती थी, जिससे शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते थे और अंततः मृत्यु हो जाती थी। डॉक्टरों के अनुसार विक्रम अधिकतम 30 साल तक ही जीवित रह सकता था। विक्रम इस साल 20 साल का हो गया था, जिसका मतलब था कि उसके पास केवल 3 साल बचे थे। ये अजीब बीमारी जन्मजात थी। विक्रम के जीन में किसी तरह का म्यूटेशन हुआ था, जिसके कारण ये अजीब बीमारी हुई थी। इसलिए साधारण चिकित्सा उपचार बेकार थे। केवल मौलिक जेनेटिक पुनर्गठन से ही विक्रम की इस अजीब बीमारी को ठीक किया जा सकता था। हालांकि जेनेटिक पुनर्गठन विक्रम की अजीब बीमारी को ठीक कर सकता था, लेकिन वर्तमान तकनीक के स्तर पर जेनेटिक पुनर्गठन कर पाना असंभव था। इलाज की बात तो दूर की है। केवल एक ही रास्ता था, और वो था मार्शल आर्ट का अभ्यास करना और जेनेटिक लॉक को तोड़ना। जब तक कोई जेनेटिक लॉक को तोड़ सकता है, उसके जीन को पुनर्गठित किया जा सकता है। तब विक्रम बिना इलाज के अपनी अजीब बीमारी से ठीक हो सकता था, और वो महान शक्ति भी प्राप्त कर सकता था। वैसे ये दुनिया तकनीकी रूप से उन्नत थी, लेकिन मनुष्यों को पूरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मनुष्यों का क्षेत्र पूरी दुनिया के केवल 10% हिस्से पर ही फैला हुआ था। बाकी 90% वो आउटलैंड में डायबीज खतरनाक जानवरों का क्षेत्र था। मनुष्य केवल तकनीक और शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट्स की मदद से ही शांतिपूर्ण जीवन जी सकते थे। इसलिए समाज में मार्शल आर्टिस्ट्स का बहुत ऊंचा दर्जा था, खासकर वे जो जेनेटिक लॉक को तोड़कर अलौकिक मार्शल विशेषज्ञ अनह्यूमन मार्शल एक्सपर्ट बन गए थे। वे पूरे मानव समाज के संरक्षक थे। उन्हें असंख्य लोगों द्वारा सम्मानित और पूजा जाता था। हालांकि जो लोग जेनेटिक लॉक को तोड़कर अलौकिक विशेषज्ञ बन सकते थे, वे वाकई हजारों में से एक होते थे, ऐसा कहा जाता था। वास्तव में जेनेटिक लॉक को तोड़ने वाला एक अलौकिक विशेषज्ञ शायद ही 1 लाख या 10 लाख लोगों में से एक होता था। विक्रम को बचपन से ही ये अजीब बीमारी थी। उसके जन्मजात जीन पहले से ही बहुत कमजोर थे। जेनेटिक लॉक को तोड़ने की बात तो दूर, वह एक साधारण व्यक्ति से भी कमजोर था। वो मार्शल आर्ट का अभ्यास करके जेनेटिक लॉक को कैसे तोड़ सकता था? हर बार विक्रम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आता था और किताबों से जेनेटिक लॉक को तोड़ने का कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता था। हालांकि इस दुनिया में मार्शल आर्ट में अत्यधिक प्रतिभाशाली होने के अलावा जेनेटिक लॉक को तोड़ने का क्या शॉर्टकट हो सकता था? हालांकि विक्रम बहुत निराश था, फिर भी वो लाइब्रेरी में जेनेटिक्स पर कोई भी किताब ढूंढता रहा।
वो तब तक नहीं रुकना चाहता था जब तक कि सैद्धांतिक रूप से भी कोई उम्मीद की किरण न हो। विक्रम ने एक और मोटी किताब ढूंढी। ये जेनेटिक्स पर एक लोकप्रिय विज्ञान की किताब जैसी लग रही थी। लाइब्रेरी में ऐसी कम से कम दर्जनों किताबें थीं, अगर सौ नहीं तो। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे विचित्र विचार थे जिन्हें देखकर विक्रम भी सिर हिलाने लगा। ये कैसे एक लोकप्रिय विज्ञान की किताब हो सकती है? ये किसी अविश्वसनीय व्यक्ति द्वारा लिखी गई अविश्वसनीय किताब से अलग नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ऐसी किताब क्यों रखी गई है। विक्रम ने कुछ और पन्ने पलटे, लेकिन उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। वो किताब बंद करने ही वाला था कि उसने बुकशेल्फ के पीछे एक बच्चे की मुट्ठी के आकार की धातु की गेंद देखी। विक्रम ने धातु की गेंद को बुकशेल्फ से उठा लिया। धातु की गेंद खोखली लग रही थी और भारी नहीं थी। इसे छूने पर थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। बुकशेल्फ पर यह धातु की गेंद किसने रखी है? विक्रम ने इसे देखा। उसने पहले कभी इस तरह की धातु की गेंद नहीं देखी थी, और ये किसी बच्चे के खिलौने जैसी भी नहीं लग रही थी। ये जानना असंभव था कि बुकशेल्फ पर यह धातु की गेंद किसने रखी थी। इसे धूल से ढके हुए काफी समय बीत चुका होगा। धातु की गेंद का बाहरी हिस्सा बहुत चिकना था, केवल बीच में एक गोलाकार दरार थी, मानो इसे खोला जा सकता हो। विक्रम ने दोनों हाथों से इसे धीरे से खोलने की कोशिश की। कट, एक अजीब सी आवाज हुई। अविश्वसनीय रूप से धातु की गेंद से सफेद रोशनी की एक लकीर निकली। इसके बाद धातु की गेंद में एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ, और ये धीरे धीरे चांदी सफेद तरल धातु में बदल गई। इसके अलावा धातु की गेंद जो तरल धातु में बदल गई थी, वो तुरंत विक्रम की हथेली पर फैल गई। चौंक कर उसने तुरंत अपना हाथ झटक दिया, लेकिन वो इसे हिला नहीं सका। विक्रम की हथेली में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ, और तरल धातु उसकी त्वचा में समा गई, जिससे उसका पूरा शरीर जलन से भर उठा और पसीने से भीग गया। उसने खुद को बुकशेल्फ का सहारा लेकर खड़ा रखा। वहीं पास में खड़ी गोलमुख वाली लड़की जो किताबें चुन रही थी, ने विक्रम के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। वो तुरंत उसकी तरफ आए और उसे सहारा देकर जल्दी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? विक्रम को ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना धुंधली हो गई थी। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि कितना समय बीत चुका था। उसका पूरा शरीर जलन और दर्द से भर गया था, और कमजोरी से वो खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा था। थोड़ा समय बीतने पर उसने अपने को थोड़ा बेहतर महसूस किया। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, विक्रम ने धीरे से लड़की का आभार जताया। फिर वो बिना समय गंवाए लाइब्रेरी से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो धातु की गेंद क्या थी, लेकिन उसके शरीर में इस अजीब तरह से समा जाना निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। उसे इस पर जल्दी से जल्दी कुछ पता करना था। विक्रम हॉस्टल में नहीं रहता था, बल्कि उसने स्कूल के बाहर एक अपार्टमेंट किराए पर लिया हुआ था, जहां वो अकेला रहता था। वो तुरंत अपने अपार्टमेंट लौटा और अपनी हथेली पर नजर डाली। बीच में एक छोटा सा घाव था। हालांकि अब उसे कोई विशेष दर्द महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी विक्रम को कहीं न कहीं ये एहसास था कि उसके शरीर के अंदर कुछ अलग हो रहा है। वो लगभग स्वाभाविक रूप से धीरे से फुसफुसाया, बाहर आओ। अचानक एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। जैसे ही विक्रम ने ये शब्द कहे, वो धातु की गेंद जो उसने पहले देखी थी, उसकी हथेली से बाहर प्रकट हो गई। विक्रम को ये सब बेहद अजीब लगा। जब धातु की गेंद उसकी हथेली में प्रकट हुई, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उससे किसी गहरे रिश्ते से जुड़ी हो। उसने ध्यान केंद्रित किया, और गेंद ने आकार बदलना शुरू कर दिया। पहले ये एक फोन के रूप में तब्दील हो गई, फिर एक घड़ी में बदल गई, जिसे उसने अपनी कलाई पर बांध लिया। ये स्पष्ट था कि धातु की गेंद विक्रम की इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल सकती थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी नई कलाई घड़ी पर ध्यान देते हुए धीरे से बोला, एक्टिवेट। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस एक्टिवेटेड। जैसे ही विक्रम की कलाई घड़ी में कंपन हुआ, उसके सामने हवा में एक सफेद रोशनी की किरण प्रकट हुई, जिसने तेजी से एक होलोग्राम का रूप ले लिया। शारीरिक स्थिति 0.92, शक्ति 0.81, चपलता फुर्ती 0.78, कौशल बेसिक मुक्केबाजी तकनीक निपुणता के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी। जेनेटिक फ्यूजन कोई नहीं। जेनेटिक क्षमता कोई नहीं। होलोग्राम पर ये विचित्र आंकड़े दिखाई देने लगे। अजीब बात यह थी कि विक्रम को केवल ध्यान केंद्रित करना पड़ता था, और वो प्रत्येक डेटा को सहज रूप से समझ सकता था। उदाहरण के लिए, शारीरिक स्थिति, शक्ति और फुर्ती उसके वर्तमान शारीरिक स्वास्थ्य को दिखा रही थी। एक औसत वयस्क का मान 1 होता था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि विक्रम का स्वास्थ्य सामान्य स्तर से नीचे था। ये उसकी वास्तविक स्थिति के अनुरूप था, क्योंकि उसके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे और उसकी हालत एक स्वस्थ व्यक्ति से काफी खराब थी।
स्किल्स के मामले में केवल कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें दिख रही थी। विक्रम के पास केवल बचपन में सीखी गई बेसिक मुक्केबाजी की तकनीक थी, जिसका उसने अभ्यास किया था ताकि वो अपनी दुर्लभ बीमारी से छुटकारा पा सके और जेनेटिक लॉक को तोड़ सके। सबसे महत्वपूर्ण बातें जेनेटिक फ्यूजन और जेनेटिक क्षमता से संबंधित थीं। जेनेटिक फ्यूजन का मतलब था कि दूसरे जीवों के जीन को विक्रम के जीन में मिलाया जा सकता था, और ये वही काम था जो धातु की गेंद कर रही थी। ये अन्य जीवों के जीन को विक्रम के शरीर में मिला सकती थी। जेनेटिक क्षमता का अर्थ था कि विक्रम का शरीर कितने जीन को समायोजित कर सकता है। इस प्रकार का ज्ञान विक्रम के मन में अपने आप प्रकट हुआ, मानो वो इसे पहले से ही जानता हो, और ये जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस की वजह से हुआ था। विक्रम ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। ये सब अचानक हुआ था, फिर भी उसने खुद को संयमित रखा। इस डिवाइस का मुख्य कार्य था किसी अन्य जीव के जीन को विक्रम के शरीर में मिलाकर उसकी क्षमताओं को प्राप्त करना। ये कुछ ऐसा लग रहा था जो केवल विज्ञान कथा में देखा जाता है, लेकिन अब ये विक्रम के सामने हकीकत बन चुका था। वर्तमान वैज्ञानिक शोध में जीन फ्यूजन और पुनर्गठन के प्रयास थे, लेकिन वे केवल सिद्धांत तक सीमित थे और कभी सफल नहीं हुए। ये डिवाइस निश्चित रूप से उस तकनीकी सीमा से परे था। दूसरे जीवों के जीन को फ्यूज करना वैज्ञानिकों का सपना था, और इसने विक्रम को एक नई उम्मीद दी। अगर वो अपने जीन को मजबूत कर सके, तो शायद वो अपनी बीमारी को ठीक करने और जेनेटिक लॉक को तोड़ने का अवसर पा सकेगा। विक्रम ने एक बार फिर गहरी सांस ली और ठंडे दिमाग से सोचा। ये डिवाइस उसे एक मौका दे रही थी, अपनी अजीब बीमारी से मुक्त होने का और एक असाधारण शक्ति के साथ दुनिया को चुनौती देने का। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी इंसान को अपनी जीन संरचना बदलने और अलौकिक शक्ति प्राप्त करने की क्षमता देती थी, अब उसके हाथों में थी। क्या अब दीपक अपने शरीर की कमजोरियों को दूर कर पाएगा? क्या वो मार्शल आर्ट्स के माध्यम से जेनेटिक लॉक तोड़ सकेगा और अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकेगा? ये शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जो उसे सामान्य से असाधारण बनाने के लिए प्रेरित करेगी। जारी है। अध्याय 1 समाप्त। नोट: ये कहानी हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक दूसरे पैरेलल ब्रह्मांड यूनिवर्स में स्थित पृथ्वी की। उस यूनिवर्स में आप मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके अलौकिक शक्तियां, सुपर पावर्स प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हवा में उड़ना, पानी पर चलना, एक मुक्के में पहाड़ को तोड़ना, यहाँ तक कि शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट ग्रह और तारों को भी तोड़ सकते हैं। खैर, इस पृथ्वी पर इंसानों के साथ खतरनाक राक्षस जानवर भी रहते हैं जो कि नॉर्मल जानवर ही थे, लेकिन समय के साथ जीन में म्यूटेशन के कारण बड़े और खूंखार बन जाते हैं, जिन्हें हम आगे डाया बीस्ट कहेंगे। ये बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। तो उस पृथ्वी के केवल 10% क्षेत्र पर ही इंसानों का हक़ रहने के लिए सुरक्षित है। बाकी 90% क्षेत्र में उन डायबीस्ट का कब्जा है, जिसे हम आगे आउटलाइन से संबोधित करेंगे। जैसा कि ये कहानी पैरेलल यूनिवर्स और दूसरी पृथ्वी पर घटित होगी, इसलिए कहानी में दर्शाए गए किसी भी पात्र, स्थान या घटना से वास्तविक जीवन और दुनिया से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो वो केवल एक इत्तेफाक होगा। और जैसा कि ये कहानी फैंटेसी, एक्शन और मार्शल आर्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। पर क्या? एपिसोड 2। हालांकि विक्रम ने अपने उत्साह पर नियंत्रण बनाए रखा और पूरी तरह शांत रहा। उसने धीरे धीरे जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना शुरू किया। कुछ घंटों की खोज के बाद विक्रम ने कुछ अहम निष्कर्ष निकाले। पहला, ये डिवाइस एक ही प्रजाति के जीन्स को आपस में फ्यूज नहीं कर सकता है। चूंकि विक्रम एक इंसान था, इसलिए वो अन्य इंसानों के जीन्स को अपने साथ मर्ज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मूल रूप से एक ही थे। दूसरा, पौधों के जीन्स को इंसानी जीन्स के साथ फ्यूज नहीं किया जा सकता था। तीसरा, केवल कमजोर जीन्स ही होस्ट के जीन्स के साथ सफलतापूर्वक फ्यूज हो सकते हैं। अगर जीन्स ज्यादा शक्तिशाली हों, तो होस्ट के जीन्स को अधिग्रहित करने का खतरा होता है। इसका मतलब था कि विक्रम या तो एक राक्षस में तब्दील हो सकता था या उसके जीन्स पूरी तरह नष्ट हो सकते थे। संक्षेप में, विक्रम को केवल उन जीवों के जीन्स का इस्तेमाल करना था जो उसके जीन्स से कमजोर थे। बेशक, जीन्स की शक्ति को जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस खुद ही मापता था। इन नियमों को समझने के बाद विक्रम ने निर्णय लिया कि वो किसी भी समय दूसरे जीवों के जीन्स का इस्तेमाल कर सकता है ताकि अपने प्राकृतिक जीन्स को सुधार सके। लेकिन इसमें जोखिम भी थे। इसके अलावा, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि ये डिवाइस चमत्कारिक परिणाम देगा। काफी सोच विचार के बाद विक्रम ने तय किया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसकी बीमारी के इलाज के लिए कोई और उपाय नहीं बचा था। शायद यही एक मौका था। जोखिम भरे होने के बावजूद उसे इसे आजमाना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा कि पहले किस जीव के जीन्स का इस्तेमाल किया जाए।
कुछ सोचने के बाद विक्रम ने फ्रिज खोला और जंगली बारहसिंगा के मांस का एक टुकड़ा निकाला। जंगली बारहसिंगा एक प्रकार का आउटलैंड डायर बीस्ट था जो बहुत ताकतवर लेकिन कम बुद्धिमान होता था। इंसानों ने इसे पालतू बना लिया था और अब इसे कैद में पाला जा सकता था। इसका मांस पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट था, इसलिए विक्रम ने इसे अक्सर खाया था। फ्रिज में भी हमेशा इसका स्टॉक होता था। वैसे ये एक साधारण प्राणी था, लेकिन जंगली बारहसिंगा की ताकत उसके लिए बेहद लाभकारी हो सकती थी। इसलिए उसने खुद से कहा, जंगली बारहसिंगा के जीन्स निकालो। जंगली बारहसिंगा के जीन्स सफलतापूर्वक निकाले गए हैं। इन्हें मानव जीन्स के साथ फ्यूज किया जा सकता है। क्या आप तुरंत फ्यूजन करना चाहते हैं? विक्रम ने थोड़ा सोचा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ कहा, फ्यूज करो। जंगली बारहसिंगा जीन्स का फ्यूजन शुरू हो रहा है। समय 1 मिनट। बूम। जैसे ही फ्यूजन शुरू हुआ, विक्रम ने महसूस किया कि उसका शरीर जोर से कांपने लगा। उसे लगा जैसे कोई विशाल ट्रक उसे कुचल रहा हो। उसके कानों में उसके खून की धड़कन सुनाई देने लगी और उसकी यादों में एक जंगली बारहसिंगा जंगल में दौड़ती नजर आई। फ्यूजन की प्रक्रिया केवल 1 मिनट चली, लेकिन विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक लंबा वक्त बीत गया हो। जब फ्यूजन खत्म हुआ, उसने अपने शरीर में कोई बाहरी परिवर्तन नहीं देखा, लेकिन भीतर से उसे महसूस हुआ कि उसकी रक्त रेखाएं अब एक जंगली बारहसिंगा की तरह थी, जो जंगल में बेरोक-टोक दौड़ रही थी। क्या मैं सचमुच एक जंगली बारहसिंगा में बदलने वाला हूँ? विक्रम ने खुद से मजाक किया। हालांकि जीन्स ने फ्यूज किया था, विक्रम का डीएनए अभी भी मुख्य रूप से मानव का ही था, इसलिए वो पूरी तरह से एक जानवर में नहीं बदल सकता था। विक्रम ने अपनी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए होलोग्राम खोला। शारीरिक संरचना फजीक 1.66, ताकत स्ट्रेंथ 1.54, चपलता फुर्ती एजिलिटी 1.34, कौशल स्किल बेसिक फिस्ट टेक्निक प्रोफिशिएंट, निरंतर अभ्यास के माध्यम से अडेप्ट तक सुधारा जा सकता है। जेनेटिक फ्यूजन, जंगली बारहसिंगा जीन्स 10% फ्यूजन स्तर, जीन्स अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, कृपया पोषण संबंधी सेवन बनाए रखने का ध्यान रखें। जेनेटिक क्षमता, जेनेटिक कैपेसिटी 6%। अपनी विभिन्न क्षमताओं को देखने के बाद विक्रम, जो हमेशा शांत स्वभाव का था, खुद को उत्तेजित महसूस करने से रोक नहीं सका। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर से शक्ति की लहरें लगातार बाहर आ रही हों। ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सचमुच वास्तविकता थी। जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस के माध्यम से जंगली बारहसिंगा के जीन्स के फ्यूजन के बाद उसकी शारीरिक बनावट, ताकत और फुर्ती सभी में काफी सुधार हुआ था। साथ ही जंगली बारहसिंगा के जीन्स अब तक पूरी तरह से उसके डीएनए में समाहित नहीं हुए थे। इसका मतलब था कि जैसे जैसे ये जीन्स और अधिक फ्यूज होते जाएंगे, विक्रम की शारीरिक क्षमताएं भी लगातार बढ़ती रहेंगी। ये जेनेटिक फ्यूजन का परिणाम था। चूंकि उसके जीन्स को विकसित होना था, इस प्रक्रिया के लिए भारी मात्रा में पोषण की आवश्यकता थी। विक्रम ने फ्रिज से सारा खाना निकाल लिया और खा गया, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। उसने उच्च गुणवत्ता वाले पोषण समाधान, हाई ग्रेड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की कुछ बोतलें निकाली। ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बहुत महंगे थे। छोटी सी बोतल में उतने पोषक तत्व थे जितना कि बहुत सारे पौष्टिक भोजन में होते हैं। आम लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं थे। विक्रम का बचपन से स्वास्थ्य कमजोर था और उसके अंगों में कमी हो सकती थी, इसलिए उसका परिवार हमेशा उसके लिए ये न्यूट्रिएंट सोल्यूशन तैयार रखता था। विक्रम ने 3 बोतल न्यूट्रिएंट सोल्यूशन अपने शरीर में इंजेक्ट किए। पीने के बदले इसे इंजेक्ट करने से उसका प्रभाव और तेजी से हुआ। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, 3 बोतलों के इंजेक्शन के बाद उसकी भूख में काफी कमी आ गई। उसके पूरे शरीर में एक गर्माहट फैल गई, जैसे वो किसी गर्म पानी के झरने में बैठा हो। उसकी हर कोशिका प्रसन्न महसूस कर रही थी और उसे गहरी राहत का अनुभव हो रहा था। इस गर्माहट में डूबते हुए विक्रम अनजाने में गहरी नींद में चला गया। नींद में विक्रम को महसूस हुआ जैसे वो जंगली बारहसिंगा में बदल गया हो। वो जंगल में दौड़ रहा था और जंगली बारहसिंगा के बड़े झुंड का पीछा कर रहा था। जहां भी वे जाते, सभी खतरनाक जानवर पीछे हट जाते। एक जंगली बारहसिंगा ज्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर 10,000 या 100,000 बारहसिंगा एक साथ हो जाएं, तो वे एक जबरदस्त शक्ति बन जाते हैं। हालांकि एक दिन कुछ मानव एक्सपर्ट हवा में चलते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति ने हल्के से अपनी तलवार घुमाई और आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल तलवार की लहर चमकने लगी, जिसने पहाड़ों को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया और धरती को हिला दिया। तलवार की ऊर्जा ने पूरी भूमि को नष्ट कर दिया और जंगली बारहसिंगा के झुंड का सफाया कर दिया। विक्रम अचानक अपनी नींद से जाग गया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। क्या ये एक सपना था?
या फिर जंगली बारहसिंगा जीन्स से आए कोई याद? विक्रम ने धीरे से खुद से कहा। वो सपना बेहद वास्तविक लग रहा था, इतना कि जब वो जागा तो उसे सब कुछ साफ साफ याद था। शायद ये सपना नहीं था, बल्कि एक असली याददाश्त थी। जंगली बारहसिंगा जीन्स के फ्यूजन के कारण उनमें से कुछ की यादें भी उसमें समाहित हो गई हों। संभव है कि वो जंगली बारहसिंगा उस शक्तिशाली इंसान द्वारा मारा गया हो जो हवा में चल रहा था। हवा में चलना और विशाल ब्लेड की ऊर्जा, क्या वो कोई अमानवीय विशेषज्ञ अनह्यूमन एक्सपर्ट था जिसने जेनेटिक लॉक तोड़ा था? विक्रम के भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने बचपन से उन किंवदंतियों के बारे में सुना था जो जेनेटिक लॉक तोड़ने वाले विशेषज्ञों के बारे में थी। कहा जाता था कि ऐसे लोग असाधारण शक्तियों के मालिक होते हैं और अमानवीय स्तर तक पहुंच जाते हैं। वे हवा में चल सकते थे, पहाड़ों को चीर सकते थे और पृथ्वी को हिला सकते थे। ये शक्तिशाली लोग आकाश और समुद्र में घूम सकते थे। आउटलैंड में वे विशाल डायर बीस्ट को मारते थे ताकि मानवता सुरक्षित रहे और चैन से जी सके। हालांकि बहुत कम आम लोग अमानवीय विशेषज्ञों को लड़ते हुए देख पाते थे। शहरों में उन्हें लड़ने की अनुमति नहीं थी, और विक्रम ने याद किया कि क्यों। उनकी विनाशकारी ताकत इतनी अधिक थी कि अगर वे शहरों में लड़ते तो वे आसानी से पूरे शहर को मिटा सकते थे। विक्रम ने अपनी कलाई पर नजर डाली, जहां जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस द्वारा बनाई गई घड़ी अभी भी बंधी थी। एक रात की गहरी नींद के बाद वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था, जो कि उसकी पुरानी बीमारी वाली स्थिति से बिल्कुल उलट था। क्या जेनेटिक फ्यूजन सफल हुआ? विक्रम ने तुरंत अपना विशेषताओं का पैनल एट्रीब्यूट्स पैनल खोला और अपनी शारीरिक स्थिति की जांच की। शारीरिक संरचना फजीक 4.36, ताकत स्ट्रेंथ 4.12, चपलता फुर्ती एजिलिटी 3.34, कौशल स्किल बेसिक फिस्ट टेक्निक प्रोफिशिएंट, निरंतर अभ्यास के माध्यम से एडेप्ट तक सुधारा जा सकता है। जेनेटिक फ्यूजन, जंगली बारहसिंगा जीन्स 35% फ्यूजन स्तर। जीन्स अभी भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, कृपया पोषण संबंधी सेवन बनाए रखने का ध्यान रखें। जेनेटिक क्षमता जेनेटिक कैपेसिटी 6%। विक्रम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी शारीरिक फिटनेस में जबरदस्त सुधार हुआ था। उसकी शारीरिक संरचना और ताकत एक सामान्य व्यक्ति से 4 गुना अधिक हो गई थी। उसकी चपलता भी, भले ही थोड़ा कम हो, सामान्य व्यक्ति की तुलना में 3 गुना हो चुकी थी। ये सब सिर्फ एक रात में हुआ था, और फ्यूजन का स्तर अभी 35% था, यानी उसके जीन्स अभी भी विकसित हो रहे थे, और उसकी क्षमताओं में और भी वृद्धि हो सकती थी। विक्रम ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांधा। उसे लगा जैसे उसके शरीर में अनंत शक्ति बह रही हो, और हर पल ऊर्जा उसमें दौड़ रही हो। ये तेजी से सुधरती शारीरिक फिटनेस के कारण हो रहा था। उसे अभी भी अपने शरीर में हो रहे इन परिवर्तनों के अनुकूल होने के लिए कुछ समय चाहिए था। क्या जंगली बारहसिंगा जीन्स का फ्यूजन मेरी अजीब बीमारी को ठीक कर सकता है? ये बीमारी उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। हालांकि यह कोई विशेष उपकरण नहीं था जिससे वो अपनी स्थिति की पूरी तरह से जांच कर सके। विक्रम ने जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस का और अध्ययन किया। ये डिवाइस आधुनिक तकनीक से परे लग रहा था। जो कोई भी इसे उसकी किताबों की अलमारी में छोड़ गया था, विक्रम ने इसे पा लिया था, और अब ये उसका था। इसलिए वो इसे अनजाने में किसी को नहीं दिखा सकता था। एक विचार से जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस उसके हाथ से गायब होकर उसके शरीर में समा गई। जब भी आवश्यकता होगी, ये फिर से प्रकट हो जाएगी। गुड़ गुड़, विक्रम का पेट फिर से जोर से गड़गड़ाने लगा। उसे फिर से भूख महसूस हो रही थी, लेकिन उसके किराए के अपार्टमेंट में पोषक तत्व समाधान खत्म हो चुका था। अब उसके पास केवल सामान्य भोजन करने का ही विकल्प था। आखिरकार उसके जंगली बारहसिंगा जीन्स अभी भी तेजी से विकसित हो रहे थे, और उन्हें काफी पोषक तत्वों की जरूरत थी। सौभाग्य से दोपहर हो चुकी थी और स्कूल कैफेटेरिया खुला हुआ था। इसलिए विक्रम उठा और अपार्टमेंट से बाहर निकलकर कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया काफी बड़ा था, और वहां पहले से ही कई छात्र खाना खाने के लिए जमा हो चुके थे। विक्रम आमतौर पर यहाँ नहीं आता था क्योंकि उसकी पुरानी बीमारी के कारण उसे सामान्य भोजन के लिए बहुत भूख नहीं लगती थी, और कैफेटेरिया का साधारण खाना उसे खास पसंद नहीं था। लेकिन आज की बात अलग थी। भूख के चलते कैफेटेरिया से आती खुशबू उसे सुकून दे रही थी। विक्रम ने कैफेटेरिया में रखे व्यंजनों पर नजर डाली। उसे पता था कि उसे अब ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत है, इसलिए उसने पोषण से भरपूर डाया बीस्ट का मांस ऑर्डर किया। उसके सामने 3-4 लोगों के हिस्से के बराबर भोजन रखा गया था। बिना कोई औपचारिकता किए उसने भूख के चलते फौरन खाना शुरू कर दिया। विक्रम, तुम कैफेटेरिया में? विक्रम अपने सामने रखे खाने को तेजी से खा रहा था, तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी।
उसने सिर उठाया और देखा कि वो सुरभि थी, जिसे मार्शल आर्ट्स क्लब की परम सुंदरी कहा जाता था। एपिसोड 3। सुरभि ने सफेद मार्शल आर्ट्स सूट पहन रखा था, जिसमें काले बॉर्डर थे। वो लंबी, आत्मविश्वासी और आकर्षक थी। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल हुई, बहुत से लोगों की निगाहें उसकी ओर खींच गईं। विक्रम भी मार्शल आर्ट्स क्लब का सदस्य था, लेकिन वो अपनी बहन के कहने पर ही उसमें शामिल हुआ था। उसकी पुरानी शारीरिक हालत के कारण उसे मार्शल आर्ट्स में ज्यादा रुचि नहीं थी और न ही वो नियमित रूप से अभ्यास करता था। वैसे विक्रम कुछ ही बार मार्शल आर्ट्स क्लब गया था, लेकिन वो सुरभि को अच्छी तरह जानता था क्योंकि वो उसकी बहन की घनिष्ठ मित्र थी। सुरभि, मुझे कैफेटेरिया में क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसा नहीं है, सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, बस सोचा कि तुम शायद ही कभी यहाँ खाना खाते हो। सुरभि की मुस्कान ने वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान खींचा और धीमी धीमी चर्चाएं शुरू हो गईं। कैफेटेरिया में बैठे छात्र विक्रम की किस्मत पर जल रहे थे, क्योंकि वो उनकी पसंदीदा सुरभि के साथ एक ही टेबल पर बैठा था। सुरभि, तुमने आज बहुत अभ्यास किया होगा। ये तुम्हारे लिए मैंने मार्बल मीट ऑर्डर किया है, इससे तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। एक युवा छात्र, राहुल, जो मार्शल आर्ट्स क्लब का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट था, वहां आकर बोला। विक्रम राहुल को जानता था। वो मार्शल आर्ट्स क्लब का उपाध्यक्ष और सुरभि का एक प्रशंसक था, जो हर कोई जानता था। विक्रम को ये भी पता था कि सुरभि ने राहुल को कई बार मना किया था, लेकिन राहुल फिर भी उसका पीछा करता रहता था। सुरभि की भौहें चढ़ गईं और उसने कहा, राहुल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, खा लो, राहुल ने जिद की। राहुल सिन्हा, मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुरभि अब गुस्से में थी, लेकिन वो पब्लिक प्लेस में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी। विक्रम चुपचाप इन दोनों की बातचीत देख रहा था, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वो बस शांतिपूर्वक अपनी थाली से खाना खाता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पेट एक अंतहीन कुआं बन गया हो। जो खाना वो खा रहा था, वो तेजी से पच रहा था और बड़ी मात्रा में पोषक तत्व उसके शरीर में प्रवाहित हो रहे थे। ये पोषक तत्व जंगली बारहसिंगा के जीन्स को विकसित कर रहे थे, जिससे उसकी शारीरिक क्षमताएं भी तेजी से बढ़ रही थीं। राहुल को सुरभि के ठंडे रवैये की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसकी नजर विक्रम पर पड़ी, तो उसे थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। इसलिए वो विक्रम के पास आया और जानबूझकर उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम, तुमने खाना खा लिया, अब ये जगह खाली कर दो। राहुल मार्शल आर्ट्स क्लब का उपाध्यक्ष था और पहले से ही ग्रेड 3 मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। वो बस एक कदम दूर था प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनने से। उसे मालूम था कि विक्रम की शारीरिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वो जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। क्या? विक्रम ने अनजाने में अपना कंधा ऊपर किया और थोड़ा पीछे झुक गया। राहुल ने तुरंत एक मजबूत प्रतिरोध महसूस किया और वो लड़खड़ा गया, कई कदम पीछे हटते हुए लगभग गिर ही गया। ये देख, राहुल के चेहरे पर गुस्से की झलक आई और उसने फिर से विक्रम को धकेलने की तैयारी की। राहुल, तुम ये क्या कर रहे हो? सुरभि ने स्थिति को भांपते हुए उठकर राहुल को डांटा। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। उसने विक्रम की ओर संदेहपूर्ण नजरों से देखा, क्योंकि वो एक बीमार व्यक्ति से हार गया था। सुरभि, चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, फिर विक्रम पर गहरी नजर डाली। वो निश्चित नहीं था कि विक्रम ने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं, लेकिन वो इसे याद रखेगा। जब भी विक्रम मार्शल आर्ट्स क्लब में वापस आएगा, राहुल उसे सबक सिखाने की योजना बना चुका था। सुरभि ने विक्रम से पूछा, तुम ठीक हो? राहुल ने वाकई हद पार कर दी। उसे तुम्हारी शारीरिक हालत का ध्यान रखना चाहिए था। विक्रम ने उसे बीच में ही रोक दिया, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। सुरभि ने फिर पूछा, विक्रम, क्या तुम्हारी दोपहर में कोई क्लास है? शायद सिर्फ एक वैकल्पिक ऑप्शनल क्लास है, विक्रम ने जवाब दिया। अच्छा, आज दोपहर को मार्शल आर्ट्स क्लब में एक ग्रेड 7 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हमें सिखाने आ रहे हैं। ये एक बेहतरीन मौका है, तुम भी चलो, अच्छा लगेगा, सुरभि ने आग्रह किया। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, मैं चलूंगा। सुरभि बहुत खुश हो गई और दोनों साथ में कैफेटेरिया से निकलकर मार्शल आर्ट्स क्लब की ओर चल पड़े। मार्शल आर्ट्स क्लब पहुंचने पर विक्रम और सुरभि ने देखा कि वहां पहले से ही 100 से अधिक लोग मौजूद थे। माहौल बहुत उत्साहपूर्ण था। तभी विक्रम की नजर रिंग पर खड़ी एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो व्यक्ति विक्रम को देखकर रिंग से नीचे कूद गई। भाई, तुम मार्शल आर्ट्स क्लब में क्यों आए हो? क्या सुरभि की वजह से? ये बोलने वाली विक्रम की छोटी बहन सोनाली थी। वो भी मार्शल आर्ट्स क्लब की सदस्य थी और उसकी जीवंत ऊर्जा और सौम्यता उसे बेहद आकर्षक बनाती थी। सुरभि के साथ उसे क्लब की 2 सुंदरियों में से एक माना जाता था। सुरभि का चेहरा हल्का लाल हो गया।
विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना कि आज एक ग्रेड 7 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट यहाँ सिखाने आने वाले हैं, इसलिए मुझे आना ही था। भाई, वो मिस्टर आदेश कुलकर्णी हैं, एक ग्रेड 7 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट। क्लब ने उन्हें हमारे लिए खास तौर पर बुलाया है। सोनाली ने मंच पर बैठे एक लंबे और मजबूत व्यक्ति की ओर इशारा किया। वो थे मिस्टर आदेश। हालांकि आदेश मंच पर पालथी मारकर आंखें बंद किए बैठे थे, फिर भी कोई उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आधुनिक मार्शल आर्ट्स का विकास तेजी से हुआ था और इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 9 तक का वर्गीकरण होता है। ग्रेड 1 से ग्रेड 3 तक के लोग शौकिया मार्शल आर्टिस्ट माने जाते हैं और इस स्तर तक कई साधारण लोग पहुंच सकते हैं। वे अपने शरीर को मजबूत करके और कुछ मामूली लड़ाई झगड़े निपटाने के काबिल होते हैं। लेकिन एक बार जब कोई ग्रेड 4 तक पहुंचता है तो उसे प्रोफेशनल माना जाता है। ग्रेड 4 का एक मानक ये होता है कि व्यक्ति की ताकत कम से कम 500 किलोग्राम की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ग्रेड 4 में पहुंचने के लिए किसी को इस ताकत की परीक्षा पास करनी होती है। ग्रेड 4 से लेकर ग्रेड 9 तक व्यक्ति को एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स संस्थान द्वारा प्रमाणित होना जरूरी होता है। केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही उसे प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट माना जाता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि वे आउटलैंड जाने वाले अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बड़े वाणिज्यिक निगम कमर्शियल कॉरपोरेशंस जब आउटलैंड में विस्तार करते हैं तो उन्हें प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट की जरूरत होती है। आउटलैंड खतरनाक होने के बावजूद ये अवसरों का भी प्रतीक है और केवल प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट ही वहां काम कर सकते हैं। इसलिए एक मार्शल आर्टिस्ट का प्रमाण पत्र काफी प्रतिष्ठित होता है। कई लोग सालों तक कठिन अभ्यास करने के बाद इसे हासिल करते हैं और फिर बड़े कंपनियों में काम करते हैं। अक्सर आउटलैंड भेजे जाते हैं जहां उनकी कमाई भी बहुत अच्छी होती है। मार्शल आर्ट्स क्लब में केवल सुरभि ही वो थी जो ग्रेड 4 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनने की योग्य थी और उसने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। सुरभि न केवल मार्शल आर्ट्स में प्रतिभाशाली थी, बल्कि उसका सपना प्रोफेशनल स्तर से आगे बढ़कर जेनेटिक लॉक तोड़ने वाले अमानवीय विशेषज्ञ अनह्यूमन एक्सपर्ट बनने का था। ग्रेड 9 के बाद लोग जेनेटिक लॉक तोड़ने वाले अमानवीय विशेषज्ञ बन जाते हैं, जो एक अलग ही स्तर पर होते हैं। बहुत से प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट इस स्तर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जब विक्रम और मार्शल आर्ट्स क्लब की दोनों सुंदरियों को आराम से बातें करते देखा गया तो क्लब के अन्य सदस्य काफी ईर्ष्या से भर गए। भीड़ में मौजूद राहुल के चेहरे पर भी एक ठंडी नजर थी। जल्द ही क्लब में और लोग आने लगे और अंततः करीब 200 लोग जमा हो गए। जब समय हो गया तो सुरभि मंच पर चढ़ी और जोर से बोली, आज हमारे मार्शल आर्ट्स क्लब को ग्रेड 7 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट मिस्टर आदेश कुलकर्णी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो हमें मार्गदर्शन देंगे। सभी लोग उनका स्वागत कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदेश, जो अब तक आंखें बंद किए बैठे थे, अचानक उठ खड़े हुए और सभी पर अपनी तेज नजरें डाली। उन्होंने कहा, आप सभी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहे हैं और आपको मार्शल आर्ट्स और मार्शल तकनीकों में फर्क मालूम होगा। मार्शल आर्ट्स शरीर को प्रशिक्षित करता है और धीरे धीरे इसे इतना मजबूत करता है कि जेनेटिक लॉक तोड़कर अमानवीय स्तर तक पहुंचा जा सके, जबकि मार्शल तकनीकें लड़ाई की तकनीकों पर केंद्रित होती हैं। आज मैं मुख्य रूप से मार्शल तकनीकों पर बात करूंगा, खासकर जंगली बारहसिंगा की शक्ति का उदाहरण लेकर। उन्होंने आगे कहा, जंगली बारहसिंगा की शक्ति एक खास तरह की मार्शल तकनीक है जो कुछ डायबीस्ट्स की नकल करके बनाई गई है। इसमें बहुत ज्यादा बल होता है और ये शुद्ध शक्ति का उपयोग करती है। इसमें 3 प्रमुख मूव्स हैं, लेकिन हर मूव जंगली बारहसिंगा की ताकत का सार लेकर आता है। इन्हें सीखना तो बस शुरुआत है, लेकिन इनका प्रभावी उपयोग करना महारत है। और सबसे अहम बात है वास्तविक इरादा, ट्रू इंटेंट। जब आप किसी मार्शल तकनीक के ट्रू इंटेंट को समझते हैं, तभी आप इसे पूरी तरह से अपनी आत्मा में उतार सकते हैं। जंगली बारहसिंगा की शक्ति का ट्रू इंटेंट समझने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद एक जंगली बारहसिंगा में बदल गए हों, और तभी ये तकनीक अपनी असली ताकत दिखाएगी। आदेश ने आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ मार्शल तकनीकों के ट्रू इंटेंट को समझने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल ट्रू इंटेंट को समझकर ही कोई व्यक्ति मार्शल तकनीकों में पूर्णता प्राप्त कर सकता है और युद्ध में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकता है। विक्रम उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ये मार्शल तकनीक जंगली बारहसिंगा की शक्ति, जंगली बारहसिंगा की चालों पर आधारित थी। कुछ सरल मूव्स का अभ्यास करने के बाद उसे लगा कि उसका पूरा व्यक्तित्व इस टेक्निक में डूब गया है और उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। आदेश ने कहा, अब आप सभी खुद से अभ्यास करें, और फिर चुपचाप एक और बैठ गए। उनका रुख थोड़ा ठंडा और अलग थलग लग रहा था।
बहुत से लोग पहली बार ट्रू इंटेंट सुन रहे थे और इसे नया अनुभव कर रहे थे, जिससे वे सभी अपने मूव्स का अभ्यास करने में जुट गए। राहुल ने देखा कि विक्रम आंखें बंद किए ध्यान से अभ्यास कर रहा था और उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने जोर से कहा, मैंने जंगली बारहसिंगा की शक्ति पर कुछ नई समझ हासिल की है। क्यों ना मैं कुछ लोगों के साथ प्रैक्टिस करूं ताकि हम सभी इस तकनीक को बेहतर समझ सकें। लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन सुरभि को शक हुआ, खासकर जब उसने देखा कि राहुल बार बार विक्रम की तरफ देख रहा था। इससे सुरभि और चिंतित हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, राहुल ने ऊंची आवाज में विक्रम को चुनौती दी, विक्रम, तुम्हारे मूव्स काफी ठीक लग रहे हैं। क्यों ना हम दोनों जंगली बारहसिंगा की शक्ति का उपयोग करके आपस में प्रैक्टिस करें। एक पल के लिए सभी चुप हो गए। विक्रम क्लब में ज्यादा प्रभावशाली नहीं था और सभी जानते थे कि उसकी सेहत कमजोर थी और उसका शरीर नाजुक था। इसके अलावा सुरभि के विक्रम के करीब होने से राहुल के भीतर असंतोष था, जो उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा था। सलोनी, जो विक्रम की सेहत से वाकिफ थी, तुरंत खड़ी हो गई और कहा, अगर अभ्यास करनी है तो मैं करूंगी। उसने राहुल को अपने भाई को चुनौती देने से रोकने की कोशिश की। सुरभि भी गुस्से में आ गई और उसकी भौहें तन गईं। लेकिन राहुल ने विक्रम को घूरते हुए कहा, अगर तुम्हें अपने मूव्स पर भरोसा नहीं है तो इसे सीखने का क्या फायदा, नहीं तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स क्लब छोड़ देना चाहिए। राहुल की मंशा साफ थी, अगर विक्रम ने चुनौती स्वीकार नहीं की तो उसे सबके सामने शर्मिंदा किया जाएगा। वो चाहता था कि विक्रम क्लब छोड़ दे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। विक्रम, जो जंगली बारहसिंगा की शक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ था, के मन में बेचैनी थी और उसने महसूस किया कि इस चुनौती को स्वीकार करना ही उसका समाधान है। उसने अपनी आंखें खोली और राहुल की चुनौती को स्वीकार कर लिया। जारी है। नोट, मार्शल आर्टिस्ट का विभाजन, शौकिया मार्शल आर्टिस्ट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9। एपिसोड 4। भाई, तुम्हें इस चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। विक्रम ने अपनी बहन सोनाली के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ने लगा। मार्शल आर्ट्स क्लब में पूरा माहौल अचानक से शांत हो गया। सभी को लग रहा था कि अब जो रिंग में जा रहा है वो वही पुराना कमजोर और बीमार सा दिखने वाला विक्रम नहीं था। राहुल को भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, हालांकि वो अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। वो एक ग्रेड 3 मार्शल आर्टिस्ट था और उसकी शारीरिक क्षमता एक प्रोफेशनल की तरह थी। क्या उसके लिए विक्रम जैसे कमजोर इंसान से निपटना आसान नहीं होगा? बहुत बढ़िया। विक्रम, ध्यान से देखो। वाइल्ड बारहसिंगा की लात। ये वाइल्ड बारहसिंगा माइट का पहला हमला था। राहुल में वाकई कुछ खास काबिलियत थी। इतने कम समय में ही उसने वाइल्ड बारहसिंगा माइट के मूव्स का अभ्यास कर लिया था और इसे कुशलता से अंजाम दे रहा था, जैसे उसे इसकी गहरी समझ हो। लेकिन विक्रम की नजरों में राहुल का वाइल्ड बारहसिंगा की लात बस बाहरी नकल थी, उसमें असली ताकत और आत्मा की कमी थी। ये सिर्फ एक नकल जैसा था। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने अंदर की हलचल को महसूस कर रहा था। ये बेचैनी बढ़ती गई और फिर अचानक उसके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बूम! विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं। इस पल उसकी नजरों में एक जंगली जानवर जैसी दरिंदगी थी। उसने स्वाभाविक रूप से एक मुक्का मारा। ये भी वाइल्ड बारहसिंगा की लात ही था। इस क्षण ऐसा लग रहा था मानो विक्रम खुद एक वाइल्ड बारहसिंगा में बदल गया हो। जैसे ही उसने वाइल्ड बारहसिंगा की लात का इस्तेमाल किया, राहुल को लगा जैसे एक असली जंगली बारहसिंगा उसकी ओर दौड़ता आ रहा हो। बैंग! राहुल का चेहरा डर और हैरानी से भर गया, जैसे कि उसका चेहरा सिकुड़ गया हो। उसे लगा जैसे उसके पूरे शरीर पर कोई ट्रेन चढ़ गई हो। इस हमले ने उसकी बांह तोड़ दी और एक कर्कश आवाज के साथ वो रिंग की जमीन पर जा गिरा और वही बेहोश हो गया। सिर्फ एक ही मौके में राहुल हार चुका था। मार्शल आर्ट्स क्लब में ऐसी खामोशी पहले कभी नहीं छाई थी। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि रिंग में खड़ा वही विक्रम था, जो हमेशा कमजोर और बीमार सा दिखाई देता था। भाई, तुम ठीक तो हो? विक्रम, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? सोनाली और सुरभि, दोनों लड़कियां तेजी से मंच की ओर दौड़ी और विक्रम की हालत पूछने लगी। सोनाली की चिंता समझ में आती थी, लेकिन किसी को भी साफ पता चल रहा था कि सुरभि के मन में विक्रम के लिए कुछ खास भावनाएं थीं। मार्शल आर्ट्स क्लब के कई सदस्यों का दिल टूट गया और कुछ को जलन भी हो रही थी। जमीन पर बेहोश पड़े राहुल को देखते हुए क्या ऐसा लग रहा था कि विक्रम परेशानी में था? वास्तव में असली मुसीबत में तो राहुल था। जल्दी करो, सीनियर राहुल को अस्पताल लेकर जाओ।
किसी ने तुरंत मदद के लिए कहा और राहुल को कैंपस मेडिकल सेंटर ले जाया गया। अब ये साफ था कि मार्शल आर्ट्स क्लब का इवेंट जारी नहीं रह सकता था। किसी को चोट लग चुकी थी और आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। swoosh, वो प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट आदेश, जो अब तक शांत था, अचानक ध्यान देने लगा। उसने सिर उठाया और सीधे विक्रम की ओर देखा। क्या तुमने वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट समझ लिया है? वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट? मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है। उस पल मुझे लगा कि मैं एक वाइल्ड बारहसिंगा में बदल गया था। विक्रम को यकीन नहीं था कि ये ट्रू इंटेंट था या नहीं, लेकिन उस पल उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ था कि वो एक जंगली बारहसिंगा में बदल गया था। उसके मन में हिंसक विचार उमड़ने लगे थे। अभी भी उसे थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही थी। हाँ, यही वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इसे इतनी जल्दी समझ लोगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा वो मुक्का इतना शक्तिशाली था। आदेश ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसने विक्रम को एक नेम कार्ड दिया। ये मेरा कार्ड है। तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स की काफी काबिलियत है। अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो तो तुम मुझे पावन क्लब में मिल सकते हो। विक्रम ने कार्ड ले लिया और आदेश क्लब से बाहर निकल गया। इसके बाद सोनाली ने उसे उसके किराए के अपार्टमेंट तक छोड़ दिया। जब उसकी बहन चली गई तो विक्रम ने तुरंत अपने एट्रीब्यूट्स पैनल की जांच की। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, स्किल्स सेक्शन में एक नया अपडेट था। स्किल्स, बेसिक फिस्ट टेक्निक प्रोफिशिएंट, निरंतर अभ्यास से एडेप्ट स्तर तक सुधारा जा सकता है। वाइल्ड बारहसिंगा माइट मास्टर्ड, वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट हासिल कर लिया गया है। उसने वो एहसास याद किया। वो साफ तौर पर उस हिंसा को महसूस कर सकता था, जैसे कि वो सचमुच एक वाइल्ड बारहसिंगा में बदल गया हो। खासकर जब उसने अपार्टमेंट में फिर से वाइल्ड बारहसिंगा माइट का इस्तेमाल किया। ये ट्रू इंटेंट था, लेकिन उसे इसे पूरी तरह से कंट्रोल करने में कठिनाई हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना नियंत्रण खो रहा हो। क्या ये जेनेटिक फ्यूशन का साइड इफेक्ट हो सकता है? विक्रम ने मन ही मन एक परिकल्पना की। शायद वो इतनी जल्दी वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट को समझ पाया क्योंकि उसने वाइल्ड बारहसिंगा के जीन को फ्यूज कर लिया था। आखिरकार, बाकी लोगों के लिए ट्रू इंटेंट समझना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन वाइल्ड बारहसिंगा के जीन को फ्यूज करने के बाद एक तरह से वो खुद वाइल्ड बारहसिंगा ही था। अगर वो एक वाइल्ड बारहसिंगा था तो ट्रू इंटेंट समझना उसके लिए आसान क्यों न होता। मार्शल टेक्निक में ट्रू इंटेंट की बहुत अहमियत होती है। ये कई गुना अधिक ताकत पैदा कर सकता है, जिससे लड़ाई में इसका उपयोग बेहद खतरनाक बन जाता है। लेकिन विक्रम को अपने फ्यूज किए हुए जीन की साइड इफेक्ट्स को भी काबू में रखना होगा। उसे वाइल्ड बारहसिंगा की हिंसक प्रवृत्ति से खुद को बचाना होगा, वरना वो खुद ही एक अनियंत्रित राक्षस बन सकता है। हालांकि जेनेटिक फ्यूशन के कई फायदे होते हैं, इसके साथ कुछ जोखिम भी होते हैं। इसके लिए दूसरी जेनेटिक प्रवृत्तियों को दबाने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। विक्रम ने इसका समाधान खोज लिया। उसने वाइल्ड बारहसिंगा माइट का अभ्यास शुरू कर दिया ताकि वो इस तकनीक की हिंसक भावनाओं के साथ तालमेल बिठा सके और धीरे धीरे अपने शरीर में बचे हुए हिंसक भावों पर नियंत्रण कर सके। अगला दिन वीकेंड था। विक्रम और उसकी बहन सोनाली की वीकेंड पर ज्यादा क्लासें नहीं होती थी, इसलिए वे आमतौर पर घर जाया करते थे। सुबह सुबह सोनाली विक्रम के किराए के अपार्टमेंट में आई। उसे अपने भाई की कल की जीत को लेकर बहुत हैरानी हो रही थी। उसने देखा था कि विक्रम ने राहुल को कैसे हराया, और वो चिंतित थी क्योंकि वो जानती थी कि विक्रम एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था। भाई, तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं तो मैं राहुल को कैसे हरा पाता? विक्रम मुस्कुराते हुए बोला। जब से उसने जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस का इस्तेमाल किया है और वाइल्ड बारहसिंगा के जीन को अपने साथ फ्यूज किया है, उसे हर दिन बहुत ताकत महसूस हो रही थी। इसीलिए उसका मूड अब ज्यादा हल्का और खुशमिजाज था। मैं कल पूछना ही भूल गई, तुमने राहुल को कैसे हराया था? सोनाली जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन कल वो विक्रम की सेहत को लेकर इतनी चिंतित थी कि इस बारे में पूछ नहीं पाई थी। विक्रम ने सोचा कि आज नहीं तो कल उसे अपने परिवार को सब कुछ बताना ही होगा, लेकिन वो सीधे जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस का जिक्र नहीं कर सकता था, इसलिए उसने थोड़ा घुमाकर कहा, मैंने हाल ही में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया है और कुछ सफलता पाई है। मुझे भी अपने बीमारी के बारे में कुछ डाउट हैं जिनकी जांच हम घर पर जाने के बाद करवाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। घर चलो और एक बार पूरा चेकअप करवा लो। ये पक्का करना जरूरी है कि सब कुछ ठीक है। सोनाली भी थोड़ी परेशान थी, इसलिए वो और विक्रम स्कूल से निकल गए। बाहर एक शानदार काली कार उनका इंतजार कर रही थी। ये कार उनके माता पिता ने वीकेंड पर उन्हें घर लाने के लिए भेजी थी। विक्रम कार में बैठ गया और कार चल पड़ी।
खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हुए वो धीरे धीरे शांत हो गया। असल में वो अब भी थोड़ी चिंता में था कि क्या उसकी अजीब बीमारी सच में जेनेटिक फ्यूजन से ठीक हो सकती है। थोड़ी देर बाद कार एक आलीशान विला एरिया में पहुंची और एक विला के सामने रुक गई। विक्रम और सोनाली उतरकर सीधे अंदर चले गए। पापा, मम्मी, विला में घुसते ही एक गंभीर दिखने वाले मध्यम आयु के व्यक्ति नजर आए, जिन्होंने गोल्ड फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। ये उनके पिता पुलकेश आहूजा थे। पुलकेश ने ही शुरुआत में आहूजा कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी, जो सेंट्रल सिटी में सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक थी। उन्हें व्यापार की दुनिया में बहुत सम्मान हासिल था। उनकी मां सौम्या सिंह एक जानी मानी फैशन डिजाइनर थी। उन्होंने खुद का फैशन कॉर्पोरेशन शुरू किया था, लेकिन बाद में आहूजा कॉर्पोरेशन में शामिल हो गईं, जहां वे अब भी चीफ फैशन कंसल्टेंट थीं। ऐसे परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं थी। शायद यही कारण था कि विक्रम अपनी बीमारी के बावजूद भी आज तक जिंदा और ठीक ठाक था। हर वीकेंड पुलकेश और सौम्या अपने काम से समय निकालकर घर आते और अपने बेटे विक्रम के साथ समय बिताते थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि विक्रम की जिंदगी सीमित थी। पापा, मम्मी, जल्दी से डॉक्टर सौरभ को बुलाए और तीसरे भाई की जांच कराए, सोनाली ने घर पहुंचते ही चिंतित होकर कहा। विक्रम को क्या हुआ? उनके माता पिता तुरंत परेशान हो गए। उन्हें पता था कि उनके बेटे की रहस्यमयी बीमारी कभी भी बिगड़ सकती है। इसलिए उन्होंने घर में एक खास मेडिकल रूम बनवाया था जहां डॉक्टर सौरभ हमेशा उपलब्ध रहते थे। सोनाली ने संक्षेप में स्थिति बताई, जिससे दोनों माता पिता चिंतित और अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम, तुम मार्शल आर्ट्स में इतने अच्छे कब से हो गए? कहीं तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पुलकेश ने कहा। मैं डॉक्टर सौरभ को बुला लेता हूं ताकि वे पूरी जांच कर सकें। परिवार के सदस्यों की चिंता बढ़ गई। पापा, मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं और पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। वैसे क्या बड़े भाई अभी तक घर नहीं लौटे? तुम्हारे बड़े भाई काम में व्यस्त हैं। वो कंपनी का प्रबंधन कर रहे हैं, पुलकेश ने समझाया। आहूजा परिवार में 3 बेटे और एक बेटी थे। सबसे बड़े बेटे अमित आहूजा को कंपनी का उत्तराधिकारी माना गया था और वो अपने पिता की मदद करता था। दूसरे बेटे आकाश आहूजा सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और सेना में उनकी क्षमताओं की बहुत प्रशंसा की जाती थी। वो भी अपने माता पिता का गर्व थे। तीसरा बेटा विक्रम था और सबसे छोटी बेटी सोनाली थी। आहूजा परिवार में बड़े और दूसरे बेटे परिवार का गर्व थे। सोनाली भी कम उम्र में मार्शल आर्ट्स में प्रतिभाशाली थी और भविष्य में एक प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बनने की उम्मीद थी। परिवार के सहयोग से उसे बड़ी सफलताएं मिलने की संभावना थी। केवल विक्रम ही बचपन से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित था। भले ही पूरा परिवार उससे प्यार करता था, वे उसकी बीमारी का इलाज नहीं खोज पाए थे। अब उनके माता पिता बस ये चाहते थे कि वो अपने बचे हुए साल खुशी से बिता सके। डॉक्टर सौरभ तुरंत बुलावे पर आ गए और उन्होंने विक्रम का प्रारंभिक परीक्षण किया। हालांकि उन्हें अब भी कुछ संदेह बाकी था। विक्रम जी को मेडिकल रूम में ले जाकर पूरी जांच करानी होगी, उन्होंने कहा। इसके बाद पूरा परिवार विक्रम को मेडिकल रूम में ले गया, जो अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित था। इस कमरे को बनवाने में करोड़ों रुपए लगे थे। सिर्फ इतने साधन संपन्न परिवार में ही ऐसा संभव था। विक्रम भी चिंतित था। हालांकि उसने वाइल्ड बारहसिंगा जीन्स को फ्यूज किया था और पहले से कहीं ज्यादा ताकत महसूस कर रहा था, फिर भी वो अपनी पुरानी बीमारी को लेकर आश्वस्त नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, डॉक्टर सौरभ का चेहरा गंभीर होता गया और ये देखकर आहूजा परिवार की चिंता भी बढ़ गई। जारी है, डॉक्टर सौरभ ने गंभीर स्वर में कहा। पता नहीं क्यों विक्रम जी के जिन में कुछ बदलाव हो गया है, जिसके कारण उनकी अजीब बीमारी और भी गंभीर हो गई है। मुझे डर है शायद वो कल का सूरज ना देख पाए। ये सुनकर सारा आहूजा परिवार जैसे शॉक्ड हो गया। विक्रम भी घबरा गया। उसे तो लग रहा था कि उसका जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला था और किसी नोवेल के हीरो की तरह वो भी महान ऊंचाइयों को पाने वाले था। लेकिन डॉक्टर सौरभ के अनुसार उसके पास केवल एक ही दिन बचा है। इसमें वो क्या ही कर सकता था। जल्द ही वो रात बीत गई और विक्रम ने अपनी पहली आखिरी सांस ली। एपिसोड 5। डॉक्टर सौरभ, क्या कोई समस्या है? पुलकेश और सौम्या डॉक्टर सौरभ के चेहरे के भाव देखकर चिंतित हो गए थे। डॉक्टर सौरभ ने रिपोर्ट एक ओर रखते हुए गंभीरता से कहा, कुछ अजीब है। रिपोर्ट के अनुसार विक्रम जी के अंग अभी भी विफल हो रहे हैं और इस मामले में कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन एक बात और है, विक्रम जी के शरीर में गहरा बदलाव आया है। विशेष रूप से उनकी कोशिकाएं ऊर्जा से भरी हुई दिख रही हैं। ये काफी असामान्य है। डॉक्टर सौरभ ने बात जारी रखी, लेकिन वो हिचकिचा रहे थे। उन्होंने विस्तृत और कई जटिल शब्दों का इस्तेमाल किया,
जिससे परिवार के सदस्य थोड़ा उलझन में पड़ गए। फिर भी डॉक्टर सौरभ की विस्तृत व्याख्या से सभी को कुछ समझ आने लगा। विक्रम की बीमारी अब भी वैसी ही थी, उसके अंग धीरे धीरे विफल हो रहे थे। लेकिन इसका उलट, विक्रम का शरीर किसी बीमार व्यक्ति जैसा नहीं था। उसकी कोशिकाओं में जबरदस्त ऊर्जा थी और उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय का विक्रम बेहद ताकतवर था। ये स्थिति सामान्य से बिल्कुल अलग थी। पहले विक्रम बहुत कमजोर था और उसकी शारीरिक स्थिति साधारण व्यक्ति से भी नीचे थी। अब किसी कारणवश उसका शरीर एक सामान्य वयस्क से कई गुना अधिक मजबूत हो गया था। यही बात डॉक्टर सौरभ को उलझन में डाल रही थी। कुछ देर सोचने के बाद पुलकेश ने कहा, डॉक्टर सौरभ, तो क्या इसका मतलब है कि भले ही विक्रम की बीमारी ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसका शरीर काफी मजबूत हो गया है, जो सामान्य समझ के विपरीत है? जी हाँ, ऐसा ही है, डॉक्टर सौरभ ने सहमति में सिर हिलाया। यही बात डॉक्टर सौरभ को उलझा रही थी। वे ये समझा नहीं पा रहे थे कि इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद विक्रम का शरीर इतना ताकतवर कैसे हो सकता था। पुलकेश ने कहा, डॉक्टर सौरभ, अगर ये संभव हो कि विक्रम ने मार्शल आर्ट्स में कुछ प्रगति की हो, तो क्या इसका असर हो सकता है? मार्शल आर्ट्स में प्रगति? डॉक्टर सौरभ थोड़ा हैरान हुए, फिर बोले, अगर ऐसा है तो ये संभव हो सकता है। इस विचार ने डॉक्टर सौरभ को एक संभावना दिखाई। हो सकता है कि आहूजा परिवार ने कोई तरीका ढूंढ लिया हो जिससे विक्रम मार्शल आर्ट्स में तेजी से प्रगति कर सके। ये पूरी तरह असंभव नहीं था। धन्यवाद डॉक्टर सौरभ, आने के लिए। डॉक्टर को विदा करने के बाद विक्रम के परिवार के सभी सदस्य उसके पास आकर बैठ गए। वे उससे कुछ पूछते उससे पहले ही विक्रम ने खुद कहना शुरू किया, हाल ही में मैंने मार्शल आर्ट्स में थोड़ी प्रगति की है। मेरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ लगता है और मुझे हर दिन ताकतवर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बीमार ही नहीं हूँ। हालांकि विक्रम इस भ्रम को अच्छी तरह समझता था। वो जानता था कि वो अभी भी गंभीर रूप से बीमार था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। वाइल्ड बारहसिंगा के जीन्स का फ्यूशन उसकी बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस की खोज ने विक्रम के भीतर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को लेकर एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगर वो लगातार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता रहे और डिवाइस का सहारा लेता रहे, तो वो धीरे धीरे खुद को बेहतर बना सकता था। अगर वो जेनेटिक लॉक को तोड़कर अमानवीय इनह्यूमन एक्सपर्ट बन सका, तो उसकी अजीब बीमारी भी शायद ठीक हो सकती थी। उसके पास 3 साल का समय था। 3 साल के भीतर उसे जेनेटिक लॉक तोड़कर अमानवीय स्तर तक पहुंचना था। विक्रम को नहीं पता था कि इससे पहले किसी ने ऐसा किया था या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे सिर्फ अपनी पूरी कोशिश करनी थी। पुलकेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने अपने बेटे को ध्यान से देखा और बोले, विक्रम, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मार्शल आर्ट्स में प्रगति कर रहे हो। पहले तुमने इसमें कभी इतनी उन्नति नहीं की थी। अब जब तुमने इसमें कुछ सफलता प्राप्त की है, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे अभ्यास का पूरा समर्थन करेंगे। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स के लिए किसी चीज की जरूरत हो, तो हमें बताओ। हम हर संभव मदद करेंगे। शायद पुलकेश को एहसास था कि विक्रम की अचानक हुई प्रगति के पीछे कुछ और था, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें सिर्फ विक्रम की खुशी की परवाह थी। अगर उसका समय वास्तव में सीमित था, तो वे बस उसे जितना संभव हो उतना खुश देखना चाहते थे। जहां तक 3 साल में जेनेटिक लॉक तोड़ने और अमानवीय बनने का सवाल था, पुलकेश इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर ये इतना आसान होता, तो हर कोई अमानवीय विशेषज्ञ बन जाता। कुछ और बातें करने के बाद विक्रम के माता पिता उसे आराम करने के लिए मेडिकल रूम में छोड़कर चले गए। मेडिकल रूम में बेहतरीन स्वास्थ्य लाभ उपकरण थे और जब भी विक्रम को आराम की जरूरत होती, वो वही समय बिताता। जैसे ही उसके माता पिता चले गए, विक्रम बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया और उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। घर आने के बाद की इस जांच ने उसे उसके शारीरिक परिवर्तन को अच्छी तरह समझने का मौका दिया था। सामान्य मेडिकल चेकअप उसकी जेनेटिक स्थितियों का पता नहीं लगा सकते थे। वास्तव में उसके जीन्स वाइल्ड बारहसिंगा जीन्स के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुके थे, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता में भारी सुधार हुआ था। हालांकि वाइल्ड बारहसिंगा जीन्स अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। मेडिकल रूम में कई उन्नत पोषक तरल पदार्थ उपलब्ध थे। विक्रम ने तय किया कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो वाइल्ड बारहसिंगा जीन्स को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से विकसित करेगा। उसने पोषक तरल पदार्थ इंजेक्ट करना शुरू किया, एक शॉट, दूसरा शॉट, फिर तीसरा। विक्रम ने लगातार 5 शॉट पोषक तरल पदार्थों के लगाए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जैसे पोषण के लिए प्यासा था और वो इन तरल पदार्थों को तेजी से अवशोषित कर रहा था।
यहाँ तक कि उसका पहले दुबला शरीर भी धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। ये केवल एक मामूली बदलाव था और कपड़े पहनने के बाद इसे पहचानना असंभव था। हालांकि विक्रम अपने शरीर में हुए जबरदस्त परिवर्तन को साफ महसूस कर सकता था। पहले जब भी उसे पोषक तरल पदार्थों का इंजेक्शन दिया जाता था तो वो तुरंत गहरी नींद में चला जाता था। इसका कारण ये था कि उसका शरीर बहुत कमजोर था और पोषक तत्वों को सहन नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी शारीरिक प्रणाली खुद को सुरक्षित रखने के लिए उसे गहरी नींद में भेज देती थी। लेकिन अब उसकी शारीरिक स्थिति एक सामान्य व्यक्ति से लगभग 4 गुना अधिक थी, जिससे उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था। 5 उच्च ग्रेड पोषक तरल पदार्थ इंजेक्ट करने के बाद भी उसे बस हल्की थकावट महसूस हुई, पर उसे अब नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे बाद विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उसने सोचा, और उसकी कलाई पर जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस तुरंत प्रकट हो गया। डिवाइस ने होलोग्राम के माध्यम से उसका डेटा प्रोजेक्ट किया। शारीरिक स्थिति फिजिक 8.41, शक्ति स्ट्रेंथ 8.18, चपलता फुर्ती एजिलिटी 6.56, कौशल बेसिक फिस्ट तकनीक प्रवीण, निरंतर अभ्यास से एडेप्ट में सुधार हो सकता है। वाइल्ड बारहसिंगा माइट प्रवीण, वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट समझ लिया गया है। जेनेटिक फ्यूशन वाइल्ड बारहसिंगा जीन्स 100% पूर्ण फ्यूशन, जेनेटिक क्षमता 6%। विक्रम की शारीरिक स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ था। उसकी शारीरिक क्षमता और ताकत एक सामान्य वयस्क से 8 गुना और चपलता लगभग 6 गुना बढ़ गई थी। ये किस स्तर का सुधार था? केवल 2-3 दिनों में उसकी शारीरिक स्थिति गुणात्मक रूप से बदल गई थी। ये अविश्वसनीय था। उसकी ये स्थिति एक उच्च स्तर के प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी। विक्रम मेडिकल रूम में परीक्षण उपकरणों की ओर बढ़ा ताकि वो अपनी वास्तविक ताकत की जांच कर सके। हालांकि उसके शारीरिक डेटा प्रभावशाली थे, वो ये जानना चाहता था कि उसकी ताकत वास्तव में कितनी थी। उसने गहरी सांस ली, थोड़ा झुका और फिर पूरी ताकत से उपकरण पर अपनी दाहिनी मुट्ठी से प्रहार किया। बैंग! एक धीमी आवाज हुई। विक्रम ने तुरंत स्क्रीन पर नजर डाली। 895 किलोग्राम, ये 900 किलोग्राम के करीब था। ये देखकर विक्रम खुद भी चौंक गया। उसने पहले ही अनुमान लगाया था कि उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति के अनुसार उसकी ताकत लगभग 900 किलोग्राम होनी चाहिए। एक सामान्य वयस्क औसतन लगभग 100 किलोग्राम तक का बल लगा सकता है, जबकि उसकी स्थिति अब इससे कहीं अधिक थी। प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट यानी ग्रेड 4 मार्शल आर्टिस्ट के लिए मानक ताकत 500 किलोग्राम थी। इस आधार पर विक्रम ने इस मानक से लगभग 2 गुना प्रदर्शन किया था। हालांकि ये विक्रम की पूरी क्षमता नहीं थी। एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी मार्शल तकनीकों का उपयोग करना जानता है। अभी विक्रम ने सिर्फ एक साधारण हमला किया था, उसने कोई विशेष तकनीक नहीं लगाई थी। इसलिए विक्रम ने गहरी सांस ली और उसके मन में एक उग्र जंगली बारहसिंगा की छवि उभर आई। इस पल में उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद एक जंगली बारहसिंगा में बदल गया हो। वाइल्ड बारहसिंगा की शक्ति, धमाक! इस बार पहले से भी ज्यादा तेज आवाज आई। मापने वाला उपकरण तक हिल गया। उसके बाद स्क्रीन पर संख्या उभरी, 1920 किलोग्राम। हिस! विक्रम ने आश्चर्य से सांस खींची। 1920 किलोग्राम ताकत उसकी साधारण ताकत का लगभग 2 गुना था। वाइल्ड बारहसिंगा माइट ने वास्तव में उसकी ताकत को 2 गुना कर दिया था। अब वो समझ गया था कि उसने मार्शल आर्ट्स क्लब में इतने मजबूत राहुल को एक ही मौके में बेहोश कैसे कर दिया था। आमतौर पर लोग मार्शल तकनीक सीखने के बावजूद इतनी ताकत हासिल नहीं कर पाते हैं, लेकिन विक्रम ने वाइल्ड बारहसिंगा जीन्स को पूरी तरह फ्यूज कर लिया था और अनजाने में वाइल्ड बारहसिंगा ट्रू इंटेंट को समझ भी लिया था। यही कारण था कि उसकी वाइल्ड बारहसिंगा माइट इतनी प्रभावशाली थी। विक्रम को यह अंदाजा नहीं था कि 1920 किलोग्राम ताकत उसे किस स्तर पर रखती थी। दरअसल प्रोफेशनल मूल्यांकन के दौरान सिर्फ 500 किलोग्राम की ताकत को मानक नहीं माना जाता था, बल्कि एक वास्तविक युद्ध मूल्यांकन भी होता था। कुछ लोग इतने ताकतवर नहीं होते, लेकिन वे बहुत तेज होते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कई उदाहरण थे जब कमजोर लोगों ने ताकतवरों को हरा दिया था। चूंकि विक्रम ने पहले कभी प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट से मुकाबला नहीं किया था, वो केवल एक मोटा अंदाजा लगा सकता था। उसकी मौजूदा स्थिति के आधार पर वो ग्रेड 7 मार्शल आर्टिस्ट से कम नहीं होना चाहिए, और शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। विक्रम ने बहुत ही कम समय में बड़ी प्रगति की थी, और वो एक उच्च स्तर का प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। ये किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये कोई सपना नहीं था। ये परिवर्तन जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस की वजह से हुआ था। जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस अभी भी अन्य जीन्स के साथ फ्यूज किया जा सकता है।
हालांकि वर्तमान जेनेटिक क्षमता केवल 6% है। मुझे सिर्फ सबसे उपयुक्त जीन्स का चयन करना होगा। इसे सावधानी से करना होगा। अगर मैं ऐसी मार्शल तकनीकें चुन सकूं जो इस प्रक्रिया में मेरी मदद करें और ट्रू इंटेंट समझने में सहायता करें, तो ये और भी आदर्श होगा। विक्रम ने भविष्य के फ्यूशन के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उसकी जेनेटिक क्षमता अभी भी बहुत थी और वो कई अन्य जीन्स को फ्यूज कर सकता था, लेकिन बिना सोचे समझे जीन्स का चयन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बिल्ली या कुत्ते के जीन्स का क्या फायदा होगा? ये उसकी क्षमता की बर्बादी होगी। इसके अलावा कुछ जीन्स के साथ फ्यूज करने से मार्शल ट्रू इंटेंट को समझने में मदद मिल सकती है, इसलिए उन्हें साथ मिलाना बेहतर होगा। इसे धीरे धीरे और सावधानी से चुनने की आवश्यकता थी। विक्रम को कोई जल्दबाजी नहीं थी। जेनेटिक फ्यूशन डिवाइस के कारण वो सामान्य मार्शल आर्टिस्ट के प्रशिक्षण में लगने वाले वर्षों को घटा सकता था। केवल कुछ दिनों में वो वही परिणाम पा सकता था जिसके लिए आम मार्शल आर्टिस्ट को वर्षों लगते थे। यही कारण था कि उसे जीन्स के चयन में सावधानी बरतनी थी। योजक चिन्ह। रात के खाने के बाद सोनाली ने विक्रम को बगीचे में ले गई और कुछ रहस्यमय अंदाज में कहा, भाई, आज रात तुम फ्री हो ना? आज शहर में एक फैशन प्रदर्शनी है, मेरे साथ चलो। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत पूछा, और कौन कौन आ रहा है? सुरभि भी आ रही हैं। सोनाली जानती थी कि वो विक्रम से ये छिपा नहीं सकती थी, इसलिए उसने सीधे बता दिया। ये तुम्हारा आइडिया था या सुरभि का? भाई, क्या तुम नहीं जानते कि सुरभि क्या चाहती हैं? ये मेरा ही विचार था, लेकिन सुरभि ने भी सहमति दे दी है। भाई, प्लीज एक बार चलो। मैंने सुरभि से वादा किया है कि तुम जरूर आओगे। विक्रम चुप हो गया। वो जानता था कि सुरभि को उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन उसकी अजीब बीमारी, जिसने उसे सिर्फ 3 साल का समय दिया था, के कारण वो किसी भी प्रकार की भावनाओं में नहीं उलझना चाहता था। उसे पता था कि 3 साल बाद इससे सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलेगी। सोनाली, तुम्हें मेरी स्थिति का पता है। सुरभि और मेरे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। भाई, तुम इतनी बातें क्यों सोच रहे हो? चाहे जो भी हो, सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान अपने जीवन में खुश रहे। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुमने हाँ कर दी है। मैं पहले सुरभि को लेने जाऊंगी। हम शहर के उत्तर में स्टारलाइट कैफे पर मिलेंगे और फिर साथ में प्रदर्शनी में जाएंगे। ये कहकर सोनाली मुड़ी और चली गई, इस बात की परवाह किए बिना कि विक्रम ने हाँ कहा या नहीं। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी वो कपड़े बदलने के लिए वापस चल गया। वो घर से निकला और कार में बैठकर स्टारलाइट कैफे की ओर चल दिया। जारी है स्टारलाइट या स्टारबक्स, वो ही तो पैरेलल दुनिया है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।